नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और अद्वितीय कहानी बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता संतति का खंड 1 पार्ट 2 का 10वां बयान लेकर के। तो साथियों, इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं 10वां बयान। जख्मी इंद्रजीत सिंह को लिए हुए उनके अय्यार लोग वहाँ से दूर निकल गए और बेचारी किशोरी को दुष्ट अग्निदत्त उठाकर अपने घर ले गया। यह सब हाल देख तिलोत्तमा वहाँ से चलती बनी और बाग के अंदर कमरे में पहुँची। देखा कि सुरंग का दरवाज़ा खुला हुआ है और ताली भी उसी जगह ज़मीन पर पड़ी है। उसने ताली उठा ली और सुरंग के अंदर जा किवाड़ बंद करती हुई माधवी के पास पहुँची। माधवी की अवस्था इस समय बहुत ही खराब हो रही थी। दीवान साहब पर बिल्कुल भेद खुल गया होगा, ये समझ मारे डर के वह घबरा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब किसी तरह कुशल नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों की लापरवाही में दीवान साहब ने तमाम रियाया और फौज को अपने कब्जे में कर लिया था। तिलोत्मा ने वहाँ पहुँचते ही माधवी से कहा, तिलोत्मा, अब क्या सोच रही है और क्यों रोती है? मैंने पहले ही कहा था कि इन बखेड़ों में मत फंस, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग बला की तरह जिसके पीछे पड़ते हैं उसका सत्यानाश कर डालते हैं, परंतु तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अब यह दिन देखने की नौबत पहुंची। माधवी, बीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार यहाँ नहीं आया। इंद्रजीत सिंह ज़बरदस्ती मेरे हाथ से ताली छीनकर चले गए, मैं कुछ नहीं कर सकी। तिलोत्मा, आखिर तू उनका कर ही क्या सकती थी? माधवी, अब उन लोगों का क्या हाल है? तिलोत्मा, वे लोग लड़ते भिड़ते तुम्हारे सैकड़ों आदमियों को यमलोक पहुंचाते निकल गए। किशोरी को आपके दीवान साहब उठा ले गए। जब उनके हाथ किशोरी लग गई तब उन्हें लड़ने भिड़ने की ज़रूरत ही क्या थी? किशोरी की सूरत देखकर तो आसमान की चिड़ियाएँ भी नीचे उतर आती है, फिर दीवान साहब क्या चीज़ है? अब तो यह दुष्ट इस धुन में होगा कि तुम्हें मार पूरी तरह से राजा बन जाए और किशोरी को रानी बनाए। तुम उसका कर ही क्या सकती हो? माधवी, हाय, मेरे बुरे कर्मों ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। अब मेरी किस्मत में राज नहीं है। अब तो मालूम होता है कि मैं भिखमंगिनों की तरह मारी मारी फिरूंगी। तिलोत्मा, हाँ, अगर किसी तरह यहाँ से जान बचाकर निकल जाओगी तो भीख मांग कर भी जान बचा लोगी, नहीं तो बस यह भी उम्मीद नहीं है। माधवी, क्या दीवान साहब मुझसे इस तरह की बेमुरौवती करेंगे? तिलोत्मा, अगर तुझे उन पर भरोसा है तो रह और देख कि क्या होता है, पर मैं तो अब एक पल टिकने वाली नहीं। माधवी, अगर किशोरी उनके हाथ न पड़ गई होती तो मुझे किसी तरह की उम्मीद होती और कोई बहाना भी कर सकती थी, मगर अब तो। इतना कहकर माधवी बेतरह रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकी बन गई और वह तिलोत्मा के पैरों पर गिरकर बोली, तिलोत्मा, मैं कसम खाती हूँ कि आज से तेरे हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगी। तिलोत्मा, अगर ऐसा है तो मैं भी कसम खाकर कहती हूँ कि तुझे फिर उसी दर्जे पर पहुँचाऊँगी और बीरेंद्र सिंह के अय्यारों और दीवान साहब से भी ऐसा बदला लूँगी कि वे भी याद करेंगे। माधवी, बेशक मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी और जो कहोगी सो करूँगी। तिलोत्मा, अच्छा, तो आज रात को यहाँ से निकल चलना और जहाँ तक जमा पूंजी अपने साथ चलते बने ले लेना चाहिए। माधवी, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ, अब चाहे चलो, मगर ये तो कहो कि मेरी इन सखी सहेलियों की क्या दशा होगी? तिलोत्मा, बुरों की संगत करने से जो फल सब भोगते हैं सो ये भी भोगेंगी। मैं इनका कहाँ तक ख्याल करूँगी? जब अपने पर आ बनती है तो कोई किसी की खबर नहीं लेता। दीवान अग्निदत्त किशोरी को लेकर भागे तो सीधे अपने घर में आ घुसे। ये किशोरी की सूरत पर ऐसे मोहित हुए कि तनो बदन की सुध जाती रही। सिपाहियों ने इंद्रजीत सिंह और उनके अय्यारों को गिरफ्तार कर लिया या नहीं, अथवा उनकी बदौलत सभी की क्या दशा हुई, इसकी परवाह तो उन्हें जरा न रही। असल तो यह है कि इंद्रजीत सिंह को वे पहचानते भी न थे। बेचारी किशोरी की क्या दशा थी और वह किस तरह रो रो कर अपने सिर के बाल नोच रही थी, इसके बारे में इतना ही कहना बहुत है कि अगर 2 दिन तक उनकी यही दशा रही तो किसी तरह जीती न बचेगी। और हाँ,
इंद्रजीत सिंह कहते अपने प्राण छोड़ देगी। दीवान साहब के घर में उनकी जोरू और किशोरी के बराबर की एक कुंवारी लड़की थी जिसका नाम कामनी था, और वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्वभाव की भी अच्छी थी। दीवान साहब की स्त्री का स्वभाव भी और चाल चलन भी अच्छा था, मगर वह बेचारी अपने पति के दुष्ट स्वभाव और बुरे व्यवहारों से बराबर दुखी रहा करती थी और डर के मारे कभी किसी बात में कुछ रोक टोक नहीं करती। तिस पर भी 8-10 दिन पीछे वे अग्निदत्त के हाथ से ज़रूर मार खाया करती। बेचारी किशोरी को अपनी जोरू और लड़की के हवाले कर हिफाजत करने के अतिरिक्त समझाने बुझाने की भी ताकीद करके दीवान साहब बाहर चले आए और अपने दीवान खाने में बैठ सोचने लगे कि किशोरी को किस तरह राज़ी करना चाहिए। यह औरत कौन और किसकी लड़की है, जिन लोगों के साथ यह थी, ये लोग कौन हैं और यहाँ आकर धूम फसाद मचाने की उन्हें क्या ज़रूरत थी। चाल ढाल और पोशाक से तो वे अय्यार मालूम पड़ते थे, मगर यहाँ उन लोगों के आने जाने का सबब क्या था, इसी सब सोच विचार में अग्निदत्त को आज तक स्नान तक करने की नौबत नहीं आई। दिन भर इधर उधर घूमते तथा लाशों को ठिकाने पहुंचाते और तहकीकात करते बीत गया, मगर किसी तरह इस बखेड़े को ठीक पता नहीं लगा। हाँ, महल के पहरे वालों ने इतना कहा कि 2-3 दिन से तिलोत्तमा हम लोगों पर सख्त ताकीद रखती थी और हुक्म दे गई थी कि जब मेरे चलाए बम के गोले की आवाज़ तुम लोग सुनो तो फ़ौरन मुस्तैद हो जाओ और जिसको आते देखो गिरफ्तार कर लो। आज दीवान साहब का शक माधवी और तिलोत्तमा के ऊपर हुआ और देर तक सोचने विचारने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस बखेड़े का हाल बेशक ये दोनों पहले ही से जानती थी, मगर यह भेद मुझसे छिपाए रखने का कोई विशेष कारण अवश्य है। चिराग जलने के बाद अग्निदत्त अपने घर पहुंचा। किशोरी के पास न जाकर निराले में अपनी स्त्री को बुलाकर उसने पूछा, उस औरत की जुबानी कुछ हालचाल तुम्हें मालूम हुआ या नहीं? अग्निदत्त की स्त्री ने कहा, हाँ, उसका हाल मालूम हो गया। वह महाराज शिवदत्त की लड़की है और उसका नाम किशोरी है। राजा बीरेंद्र सिंह के लड़के इंद्रजीत सिंह पर माधवी मोहित हो गई थी और उनको अपने यहाँ किसी तरह से फंसा लाकर खोए में रख छोड़ा था। इंद्रजीत सिंह का प्रेम किशोरी पर था, इसलिए उसने ललिता को भेजकर धोखा दे किशोरी को भी अपने फंदे में फंसा लिया था। वह कई दिनों से यहाँ कैद थी और बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग भी कई दिनों से इसी शहर में टिके हुए थे। किसी तरह का मौका मिलने पर इंद्रजीत सिंह किशोरी को ले खो से बाहर निकल आए और यहाँ तक नौबत आ पहुँची। राजा बीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों का नाम सुन मारे डर के अग्निदत्त कांप उठा, बदन के रोंगटे खड़े हो गए, घबराया हुआ बाहर निकल आया और अपने दीवान खाने में पहुंच मनसद के ऊपर गिर भूखा प्यासा आधी रात तक यही सोचता रह गया कि अब क्या करना चाहिए। अग्निदत्त समझ गया कि कोतवाल साहब को जरूर बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने पकड़ लिया है और अब किशोरी को अपने यहाँ रखने से किसी तरह जान नहीं बचेगी। इस पर भी वह किशोरी को छोड़ना नहीं चाहता था और सोचते विचारते जब उसका जी ठिकाने आता तब यही कहता कि चाहे जो हो किशोरी को कभी नहीं छोड़ूंगा। किशोरी को अपने यहाँ रखकर सलामत रहने की सिवाय इसके उसे कोई तरकीब नहीं सूझी कि वह माधवी को मार डाले और स्वयं राजा हो बैठे। आखिर इसी सलाह को उसने ठीक समझा और अपने घर से निकल माधवी से मिलने के लिए महल की तरफ रवाना हुआ, मगर वहाँ पहुंचकर बिल्कुल बातें मालूम के खिलाफ देख और भी ताज्जुब में हो गया। उसे उम्मीद थी कि खोए का दरवाज़ा बंद होगा, मगर नहीं, खोए का दरवाज़ा खुला हुआ था और माधवी की कुल सखियाँ जो खोए के अंदर रहती थी महल में ऊपर नीचे चारों तरफ फैली हुई थी और रोती हुई इधर उधर माधवी को खोज रही थी। रात आधी से ज़्यादा जा चुकी थी। बाकी रात भी दीवान साहब ने माधवी की सखियों का इजहार लेने में बिता दी और दिन रात पूरा अखंड व्रत किए रहे। देखना चाहिए इसका फल उन्हें क्या मिलता है। शुरू से लेकर माधवी के भाग जाने तक का हाल उनकी सखियों ने दीवान साहब को कह सुनाया। आखिर में कहा, सुरंग की ताली माधवी अपने पास रखती थी, इसलिए हम लोग लाचार थी। यह सब हाल आपसे कह नहीं सकी। अग्निदत्त दांत पीस कर रह गया। आखिर यह निश्चय किया कि कल दशहरा है और गद्दी पर खुद बैठ राजा बन और किशोरी को रानी बना नजरें लूँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। सुबह को जब वह अपने घर पहुंचा और जैसे ही पलंग पर जाकर लेटना चाहा, वैसे ही तकिए के पास एक तय किए हुए कागज़ पर उसकी नज़र पड़ी।
खोलकर देखा तो उसी की तस्वीर मालूम पड़ी। छाती पर चढ़ा हुआ एक भयानक सूरत का आदमी उसके गले में खंजर फेर रहा था। इसे देखते ही वह चौंक पड़ा। डर और चिंता ने उसे ऐसा पटका कि बुखार चढ़ आया, मगर थोड़ी ही देर में चंगा हो घर के बाहर निकल फिर तहकीकात करने लगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में 11वें बयान के साथ मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा और देखेंगे कि अगले बयान में अग्निदत्त का क्या होता है। क्या किशोरी को महाराज बीरेंद्र सिंह के अय्यार छुड़ा करके ले जाते हैं, या अग्निदत्त जिंदा रहता है, या उसे भी मार डाला जाता है, या गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरा अगला वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।